हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं एक वन शॉट कॉमिक, जो कि दरअसल हमारी उसी सीरीज का हिस्सा है जिसको हम अपने चैनल पे काफ़ी टाइम से शेयर करते हुए आ रहे हैं, यानी कि सीक्रेट वॉरियर्स, जिसके अंदर हमने देखा है कि निक फ्यूरी कुछ बच्चों को जमा करके एक ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको लड़ने के काबिल बना रहे हैं, और अपने खुफिया काम जो क्योंकि शील्ड के ख़त्म हो जाने के बाद अब वो जो है खुद ही कर रहे हैं। और यहीं पे हमने देखा था कि उनका मुकाबला डार्क एंड के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न वगैरह से बहुत बार हो चुका है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात इस पूरी की पूरी कॉमिक की ये है कि इसके अंदर एक लड़का है जिसका नाम है एलेक्स, यानी एलेक्जेंडर, और वो बेटा है एरीज गॉड ऑफ वॉर का। और आप जानते हैं एरीज गॉड ऑफ वॉर जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क एवेंजर्स का एक प्रोमिनेंट मेंबर है। तो आमने सामने ये लोग काफ़ी बार आ ही चुके हैं। और आपको याद होगा कि हमने सीक्रेट वॉरियर द लिस्ट के अंदर देखा था कि किस तरह से एरीज निक फ्यूरी की मदद करता है ऑसबॉर्न के करीब पहुंचने के लिए। तो हम देखेंगे सारा का सारा वो कनेक्शन क्या था और निक फ्यूरी ने उसकी मदद क्यों करी थी। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बहुत सदियों पहले। एक जंग थी जो कि लड़ी गई थी हेवन के अंदर। ये वो जंग थी जो कि ओल्ड गॉड्स और उनसे भी पुराने ओल्ड गॉड्स के दरमियान लड़ी गई थी। एक खतरनाक किस्म की फौज के अंदर जो चारों तरफ हेल से घिरी हुई थी, वहाँ पे एक ब्लैक सुमिट ने एक ज़बरदस्त किस्म के मेटल के ऊपर काम करा। उसको इतना ज़्यादा शार्प करने की कोशिश करी कि वो रेज़र शार्प बन गई थी। उसको इस तरह से फॉर्ज किया, उसको इस तरह से शेप किया कि उसका कोई पर्पस बन सके, वो किसी काम आ सके। उसको गर्म जो है रेज के ज़रिए किया गया था और ठंडा वाटर ऑफ लाइफ के ज़रिए। इस तरह की उस क्राफ्टमैन ने दो खतरनाक किस्म की तलवारें बनाई, एक बिल्कुल परफेक्ट और एक जिसके अंदर कुछ कमी बाकी थी। एक का नाम ग्रास कटर था और एक का नाम गॉड किलर था। 1 साल पहले ये वही वॉर है जो कि अलग अलग युगों में लड़ी जाती थी। काफ़ी मिलीनियम से ये जो है वॉर चलते आ रही है और अगले मिलीनियम तक भी चलती रहेगी, क्योंकि इंसान वो मर जाता है और ओब्लिवियन के हाथों अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन गॉड्स वो मर भी जाते हैं तो क्या हुआ, वो दोबारा बॉर्न होते हैं और रीबॉर्न होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, और वो होती है जंग के लिए। काफ़ी सदियां गुजर गई और गॉड किलर तलवार वो कहीं खो ही गई, लेकिन दूसरी तलवार वो अभी भी यहीं मौजूद थी और वो इतनी ख़तरनाक थी कि वो एक हेवन के अंदर जंग को ख़त्म कर सकती है। और बेसिकली ये वही तलवार है जो कि मीका बोशी के पास होती है, जिसके ज़रिए वो इतना ख़तरनाक किस्म का इंसान बना हुआ है। और ये बेसिकली हमें कहानी सुनाई जा रही है जो एरीज की मिनी सीरीज़ मैंने आप लोग के साथ काफ़ी टाइम पहले अपने चैनल के ऊपर शेयर करी थी। अब आप देख सकते हैं कि मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन अब सीधा आके यहाँ पे मिल रही है वो एरीज वाले कॉमिक्स से, और यहाँ पे हमें वो सारे के सारे इवेंट एक बार दोबारा दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से मीका बोशी ने ओलंपियंस के खिलाफ जंग कर दी थी और अलेक्जेंडर एरीज के बेटे को अपने हाथों में ले लिया था और उसको हिप्नोटाइज कर दिया था। और इसी वजह से वो यहाँ पे उसको वो ग्रास कटर सॉर्ड भी देता है उसको तैयार करने के लिए। और बेसिकली वो सॉर्ड उसको सिर्फ इसी वजह से देता है ताकि वो अपने बाप को मार सके। लेकिन हमें पता है उस कॉमिक के आखिर में हुआ क्या था कि एरीज जो अपने बेटे को किसी ना किसी तरीके से समझा लेता है। उसकी सारी की सारी शक्तियाँ जो कि मीका बोशी ने उसके अंदर डाली हुई थी, हिप्नोटाइज किया हुआ था, उसको सबको निकाल देता है। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ दिखाई जा रही है कि ये ग्रास कटर तलवार कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इस तलवार के ज़रिए चाहें तो वो एक गॉड को भी मार सकते हैं। और इस तरह आखिरकार जाके उस बच्चे की आंखों में से वो सारा का सारा इवलनेस जो थी वो निकल के भाग गई और एक बहुत बड़ी जंग जिसकी शुरुआत हुई थी वो ख़त्म हो गई। उस बैटल का टाइड जो था वो थंडर और लाइटनिंग के अंदर बदल गया और हर तरफ सिर्फ जीत की आवाज़ें आ रही थीं। दिन गुजर गए, जख्म भर गए। फादर एंड सन, एरीज एंड फोबोस, गॉड ऑफ वॉर एंड गॉड ऑफ फियर, उन लोगों ने आराम किया। कुछ वक्त के लिए इसी तरह से पीस कायम रहा। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं 11 महीने पहले बुर्किना फासो के अंदर, जहाँ पे एक जंगलात के अंदर हम देखते हैं कि एक हिरन का शिकार हो रहा होता है। और यहाँ पे एरीज जो है अपने बेटे फोबोस को जो है तैयार कर रहा होता है और कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तो फोबोस बोलता है कि मेरी तलवार मुझे कब वापसी मिलेगी। तो कहता है कि जब तुम इस वाले वेपन को मास्टर कर लोगे तो तब तुम्हें मैं तलवारबाजी भी सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे खतरनाक इंसान बनना पड़ेगा, तुम्हें सबसे फियरेस्ट इंसान बनना पड़ेगा। इस सब का क्या मकसद है डैड? हम लोग एक वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जीत चुके हैं, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि मेरे बेटे मेरी तरफ देखो, एक बात मेरी ध्यान में रखना कि ये वॉर कभी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई वॉर हमारा इंतज़ार कर रही होगी।
तो अलेक्जेंडर बोलता है कि ओके फाइन वॉट एवर डैड, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बहुत बार सुन चुका हूँ कि हमारी बैटल जो है वो इटर्नल होती हैं, हम एक कॉज के लिए लड़ते हैं जैसे हीरोज़ की तरह, हम एक अच्छी फाइट लड़ते हैं। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि अच्छाई और बुराई सिर्फ इंसानों के दरमियान पाई जाती है, लेकिन तुम और मैं बेटा हमारे दरमियान ये चीज़ नहीं होती है। तो अलेक्जेंडर पूछता है लेकिन ऐसा क्यों डैड, हमारे बीच भी तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ का मकसद नहीं होगा, किसी का मायने नहीं होगा, तो हम पे लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं। तो कहता है कि तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि क्यों, क्या तुम्हारे पास इससे कोई ग्रेटर रीज़न है कि जीत हमारी होगी इन द एंड, हमारे पास औरतें होंगी, अच्छा खाना होगा और रहने की सुकून की जगह होगी, क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए कम है। तो कहता है कि नहीं डैड, ये चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ के पीछे कोई मकसद नहीं है तो लड़ने का क्या फ़ायदा। अलेक्जेंडर, हम लड़ते हैं ऑनर के लिए और ऑनर हर चीज़ से ऊपर होता है। डैड, मेरे ख्याल से मैं एक हीरो रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। तो एरीज बोलता है कि अच्छा बेटा, तो तुम एक हीरो बनोगे, जाबाज किस्म के। हाँ, कहता है अलेक्जेंडर, हाँ बिल्कुल डैड, मैं एक हीरो बनूंगा। तो कहता है ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारे ऊपर एक कहर बरसने वाला है बच्चे। तुम जानते हो कि तुम एक मोटर औरत से पैदा हुए और इसलिए तुम आधे इंसान हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें जज किया जाएगा। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि नहीं डैड, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो कहता है कि वेल, एक दिन तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा, जब तक के लिए तुम्हारे पास दुनिया भर का वक्त है, तुम जो चाहे करना चाहो वो कर सकते हो। तो वहीं पे अलेक्जेंडर बोलता है कि ठीक है डैड, आपने न्यूयॉर्क के बारे में बताया था, क्या वो जगह अच्छी है। तो एरीज बोलता है कि बिल्कुल, वो बहुत ही बढ़िया जगह है। तो कहता है फिर चलिए डैड, इंतज़ार किस बात का है, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा है। तो कहता है कि डैड, हम तो काफ़ी टाइम से इन जंगलों के अंदर रह रहे हैं, हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं होगी, तो हम वहाँ जाके रुकेंगे कहाँ। क्या आपके पास कुछ पैसे वगैरह हैं। तो कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे वगैरह तो हैं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं हाथ के काम में बहुत माहिर हूँ, मैं किसी न किसी तरीके से अपने लिए पैसा कमा ही लूँगा। और हो सकता है कि हम जब न्यूयॉर्क सिटी जाएं तो वो हमारे लिए कोई और नई अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही हो। और इस तरह हम 9 महीने पहले शिफ्ट होते हैं और बेसिकली ये एरीज की स्टोरी का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म से रिकैप दिया जा रहा है, जो कि जोनाथन हिकमैन ने बहुत शानदार तरीके से लिखा है। क्योंकि हमें पता है इसके बाद जो है एरीज न्यूयॉर्क के अंदर एज अ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा था एक बिल्डिंग के अंदर, लेकिन वहीं पे जब टोनी स्टार्क ने जो है सिविल वॉर के इवेंट के बाद अपनी माइटी एवेंजर्स की टीम बनाई थी, तो उसने एरीज को एज अ मेंबर चूज़ किया था। और यहाँ पे हम वही सीन देख रहे होते हैं कि वो एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है, और एक तरह से देखा जाए तो यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो उसके लिए इंतजार कर रही थी। और इस तरह हम देखते हैं कि जब एरीज वहाँ शहर के अंदर लड़ रहा होता है तो अलेक्जेंडर अपने दोस्तों से कहता है कि ये मेरे डैड हैं। और वहीं इसको एरीज की पीछे बातें याद आ रही होती हैं कि बेटा, हो सकता है सिर्फ मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना मिले, बल्कि उस तरह की एक इक्वल अपॉर्चुनिटी तुम्हारा भी इंतजार कर रही हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें भी हीरो बनने का मौका मिल जाए। और इस तरह हम 7 महीने पहले शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जब पहली बार निक फ्यूरी ने क्वेग को भेजा था अलेक्जेंडर को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। और यहाँ पे सेम वही हमें सीन दिखाया जा रहा है जो कि ऑलरेडी हम सीक्रेट वॉरियर्स के इशू नंबर 1 के अंदर देख चुके हैं। और वहीं पे क्वेग उससे पूछती है, तो बच्चे बताओ मुझे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे इस दुनिया को बचाने के लिए। और इस तरह अलेक्जेंडर वहाँ पे खुश हो जाता है। और इस तरह हम 5 हफ्ते पहले शिफ्ट होते हैं इन्वेजन के अंदर, और ये वो वक्त है जब अर्थ के ऊपर स्कल्स आ गए थे और सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट हुआ था। तब निक फ्यूरी ने पहली बार अपनी इस टीम को बनाने के बाद टेस्ट किया था पब्लिक के अंदर, और यहाँ पे आपको पता है कि इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया था। और इस तरह हम 3 दिन पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे अलेक्जेंडर भागते हुए आता है कि हे डैड, आपकी तस्वीर फिर दोबारा अखबार के अंदर छपी है, आप फ्रंट पेज के ऊपर हैं। लेकिन वहीं पे जब वो आता है तो न्यूज़ चल रही होती है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि किस तरह से उनको जो है नई एवेंजर्स की टीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न की टीम। और अलेक्जेंडर ये देख के काफ़ी हैरत में रह जाता है, क्योंकि वो जानता है नॉर्मन ऑसबॉर्न किस तरह का शख्स है, क्योंकि निक फ्यूरी ने इसको सब पहले से बताया हुआ था। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो डैड, ये है वो ऑनर आप जिसकी मुझसे बात किया करते थे। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ है अपने फादर की वजह से। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली एरीज यहाँ पे जो निक फ्यूरी से अकेले के अंदर मिलने के लिए आया है। और निक फ्यूरी बताते हैं कि तुमने कल अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था। और ये वो बात है जब हमने देखा था कि एरीज सीक्रेट वॉरियर्स का पीछा करते हुए उनके बेस के अंदर आ जाता है। तो कहते हैं निक फ्यूरी कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये, मतलब तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ वापसी चले जाए, लेकिन फिर भी तुम उसको मेरे पास छोड़ के चले गए। तो कहता है एरीज कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फ्यूरी। फ्यूरी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वाकई में तुम्हारी किस्मत अच्छी, इस वक्त मुझे भी तुमसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे जो है एवेंजर्स टावर के अंदर ब्रेक इन करना है और उसके अंदर तुम मेरी मदद करने वाले हो। तो कहता है मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मेरा बच्चा एक ह्यूमन है, एक लड़का है आम सा, लेकिन वो एक गॉड बन चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, मतलब हमारे लोगों के बीच इस चीज़ को बिल्कुल भी माना नहीं जाता है। बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेने वाले हैं कि उसको गॉड्स के मुताबिक गॉड्स वाला दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, और ये हम बहुत जल्दी ही फाइंड आउट कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर जब उसको जज करना ही है तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा उस वक्त मेरे बराबर में खड़े हो और मेरी आंखों के अंदर आंखें डाल के खड़े हो, और मैं उसके बराबर में खड़े हुए उसके साथ दूँ, चाहे उनका जो कुछ भी फैसला हो। तो इसीलिए मुझे उसी को बचाने के लिए जो है उसको अपने साथ ले जाना ही होगा, मुझे उसको अपने गॉड्स के दरमियान ले जाना होगा ताकि वो उसको जज कर सकें।
तो इसलिए तुम मेरे बच्चे को मुझे वापसी ला के दे दो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम्हारी बात भी मुझे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है, तो चलो मेरे हिसाब से डील ही करते हैं। और इस तरह देखते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी की मदद करने के पीछे एक यही रास्ता है एरीज का, कि उसकी पहले ही जो है निक फ्यूरी से डील हो गई थी कि वो जो है एलेक्स को अपने गॉड से मिलवाने वहाँ पे जज करने के लिए ले जाने देंगे। और इस तरह हम 1 वीक पहले शिफ्ट होते हैं, जब यहाँ पे इन लोग का ज़बरदस्त इनकाउंटर हुआ था एरीज के साथ और वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन यहीं से हम 1 दिन पहले शिफ्ट होते हैं, यानी कि जब एरीज ने यहाँ पे उनकी मदद करी थी। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ मिलना है, तो फिर कल मिलते हैं। और इस तरह एरीज बोलता है कि ठीक है, कल मिलेंगे। और अब बेसिकली फाइनली हम प्रेजेंट डे के अंदर आ गए हैं, यानी कि आज अब क्या होने वाला है। अब तक हम जो कुछ भी देखते हैं वो पहले आप सब ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देने के लिए हमें वो सब दिखाया गया है। और मुझे वाकई में इस तरह के कॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और इसी वजह से ही मैं जोनाथन हिकमैन का एज अ राइटर बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। और वहीं पे एरीज बोलता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ओपन द डैम डोर। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जहाँ खड़ा होता है इसके नीचे से सीढ़ियाँ निकलती हैं और एरीज वहाँ पे जा रहा होता है। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि ये तुम्हारा एक्स, तुमने मेरे एक आदमी के सीने के अंदर इसको छोड़ दिया था, मेरे क्रू के ऊपर अटैक करना और इस तरह से उस पूरे के पूरे बेस को उड़ा देना, ये हमारी डील का पार्ट नहीं था। तो कहता है कि ऑसबॉर्न ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे और मैं इंतजार कर करके थक चुका था। वाकई में ये देख के अच्छा लगा कि तुमने जो मुझे ज़बान दी थी तुम उस पर कायम हो, ये अच्छी चीज़ है। अलेक्जेंडर चलो हमें यहाँ से चलना होगा। ज़रा 1 मिनट, इतनी जल्दी क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसको तुम्हारे पास लेके ज़रूर आऊँगा, लेकिन तुम्हें इसको यहाँ से ले जाने दूंगा, ये बिल्कुल ही अलग बात है। इस बच्चे का अपना दिमाग है और वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है, ये उसके ऊपर है। और वहीं पे एलेक्स बोलता है लेकिन इस बच्चे को आपके साथ नहीं जाना है। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि अलेक्जेंडर मेरे बेटे, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से तुम जो हो इस वक्त मुझसे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते जो काम मैं कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। हम इस वक्त ऑपोजिट साइड पे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग दुनिया के लिए बेहतरी वाले यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब यहीं का यहीं रह जाए, लेकिन तुम और मैं, हम दोनों इस चीज़ के काफ़ी ऊपर हैं। हमारे कंसर्न्स इससे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये चीज़ें सिर्फ इंसानों के सोचने के लिए हैं। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो एरीज बोलता है क्या तुमने इसको समझाया नहीं? तो फ्यूरी बोलता है कि मेरा काम नहीं है। तो बोलते हैं अलेक्जेंडर आज तुम्हारा एक तरह से रिजल्ट आने वाला है। आज हमें इस बारे में पता चलेगा कि तुम गॉड बनने के काबिल हो या नहीं, लेकिन ये डिसीजन मेरा नहीं है लेने के लिए, तुम्हें जो है आज कुछ लोग जज करने वाले हैं। तो वहीं पे अलेक्जेंडर बोलता है निक फ्यूरी से पूछते हुए कि आप बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जहाँ तक तुम्हारे फादर ने ये स्टोरी बताने की कोशिश करी है कि तुम्हारे पास इसके अलावा अभी कोई चॉइस यहाँ पे मौजूद है। अगर ये बात वाकई में सच है जो एरीज कह रहा है, तो वाकई में तुम्हारा वहाँ पे जाना ज़रूरी हो सकता है। ये खतरनाक और माइटी किस्म का स्टफ है जिससे मेरा कभी आज तक सामना नहीं हुआ है। लेकिन बस मैं तुम्हें इतनी एडवाइस करना चाहूँगा, अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं समवेयर एल्स। तो बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ गॉड्स आ सकते हैं, आप इसको ओलंपस भी कह सकते हैं, जहाँ पे ओलंपियन गॉड्स रहते हैं। तो वहीं पे अलेक्जेंडर पूछता है कि आज मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ फादर? आज तुम जहाँ जा रहे हो उसको काउंसिल इलाइट कहा जाता है, अर्थ पैंथियंस की। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग पाए जाते हैं जिनसे तुम आज मिलने जा रहे हो। इस डोर के आगे एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा लोग बैठे होंगे और तुम्हारी सारी की सारी कार्रवाई वहीं से आगे बढ़ेगी। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि ऑल राइट, तो चलिए हम चलते हैं। तो एरीज बोलता है कि हाँ चलते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि उसने फोबोस के लिए वहाँ पे कपड़े ला के रखे होते हैं और उसकी ग्रास कटर शॉर्ट भी। और कहता है कि इसने आखिरकार रंग क्यों बदल दिया? तो कहता है कि मुझे इस बात के बारे में नहीं पता, लेकिन जब तुमने मुझे इस तलवार से मारा, इस तलवार के ऊपर मेरा खून लग गया। हम लोगों ने इसको काफ़ी बार साफ करने की कोशिश करी, लेकिन इसने अपना रंग नहीं बदला। लगता है कि अब ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। गॉड ऑफ वॉर का खून वाकई में बिल्कुल लाल है। और वहीं पे एरीज बताता है कि अंदर तुम जाओगे तो तुम्हारे सामने 3 गॉड्स बैठे होंगे जो कि तुम्हें आज जज करेंगे। बार्डलर द ब्रेव जो कि नॉर्स मिथोलॉजी का गॉड है, द ग्रेट डॉन कुटजाइल कॉल्ड, और मेरी खतरनाक किस्म की भयानक माँ यानी कि हेरा। तुम उनके सामने जाना और अपनी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं लाना। तुम उनको दिखा देना कि तुम किसी से नहीं डरते हो, चाहे अंदर कुछ भी हो जाए। एलेक्स ये बात याद रखना कि तुम्हारा बाप यानी गॉड ऑफ वॉर तुम्हारे पीछे खड़ा है। नो मैटर वॉट दे से, नो मैटर वॉट दे डिसाइड। एक बात को याद रखना कि तुमने मुझे ऑनर किया है, मेरी नज़र में तुम अभी भी एक गॉड हो, चाहे वो तुम्हें गॉड्स माने या ना माने। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे फोबोस को तैयार करके अंदर भेजता है और अलेक्जेंडर कहता है कि थैंक्स डैड। और वहीं पे हम देखते हैं कि अंदर वहाँ पे अर्थ के पैंथियंस बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे गार्डियन गॉड्स भी मौजूद हैं और दूसरे गॉड्स भी मौजूद हैं। और वहीं पे आवाज़ आती है हॉल के अंदर से, सन ऑफ वॉर हाजिर हो। और इस तरह हम देखते हैं कि फोबोस वहाँ पे जो है एक भरम के साथ अंदर एंटर कर रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि हेला भी खड़ी होती है और हेरक्यूलिस भी खड़ा हुआ होता है। आज तुम्हें पे बार्डर पूछता है तो कौन हो तुम? तो कहता है कि मैं अलेक्जेंडर हूँ। वहीं पे हेरा बोलती है कि तुम्हारे बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है अलेक्जेंडर, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसने एक गॉड मिकाबोशी का खून पिया था और अपना आपा खो दिए अपने बाप के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की थी। इसके ऊपर काफ़ी डिसीजन करना बनता भी है। एक इटर्नल वॉर चल रही है हेवेंस के अंदर बॉय।
हेवन के अंदर थंडर है, हेवन के अंदर लाइट है और उसके दिल के अंदर हम सब बसते हैं। गॉड और गॉडेस जो थे उस दिन बहुत ज्यादा सफर हुए थे, वहाँ बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। तो बताओ आखिरकार तुम हो कौन जो कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है। तो वहीं पे एलेक्स बोलता है कि मैं गॉड ऑफ फियर हूँ। तो वहीं पे हेरा बोलती है तो वो तो तुम हो ही, अलेक्जेंडर एरीज सन, चाइल्ड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ ड्रेड। हम तुम्हें जो है एक वर्दी सक्सेसर मानते हैं, ऑनरेबल सन, और आज हम तुम्हें अपने बीच शामिल करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉड्स ने आज फैसला कर लिया है कि फोबोस जो है वो भी एक वर्दी गॉड है और वो इस पैंथियन का हिस्सा बन सकता है। और इस तरह एरीज अपने बेटे को गोद में उठाता है और जोर जोर से खुशियाँ मना रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि बाद में वहाँ पे जो दावत वगैरह चल रही होती है ज़बरदस्त किस्म की। तो एरीज बोलता है कि वेल बेटा तुम क्या सोच रहे हो। तो कहता है कि ओके, आज तक का मेरा सबसे कूलेस्ट डे है ये तो एरीज बोलता है कि हाँ, और ये होना भी चाहिए। इस कमरे के अंदर आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट वॉरियर्स बैठे हैं एलेक्स, और उन सबके बीच तुम खड़े हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो एलेक्स बोलता है कि आज तक मैंने कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं किया है। कहता है कि तुम्हें अब ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जो है एक इंसान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हो, अब डेथ भी जो है वो तुम्हें छू नहीं सकती है। तो कहता है कि नहीं, मुझे यही चीज़ बहुत अजीब लग रही है, क्या मुझे वाकई में इस तरह से फील करना चाहिए। तो वहीं पे बोलता है कि नहीं नहीं, कम से कम तुम्हें अभी तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए इस तरह से कि तुम एक मुकम्मल गॉड हो, तुम एक आम औरत के जरिए पैदा हुए हो, तुम एक आम लड़के हो अभी भी, और जब तक तुम एक मुकम्मल डेमी गॉड नहीं बन जाते तब तक अपना तुम फुल गॉड हेड जो है अचीव नहीं कर सकते हो, और इसके लिए अभी सिर्फ एक फाइनल चीज़ करना रह गई है। तो फोबोस बोलता है कि अब वो क्या चीज़ है मेरे बेटे, इसके लिए तुम्हें मरना होगा ताकि तुम दोबारा रीबॉर्न हो सको एक गॉड के अंदर। दी एंड। सो गाइस, हमारा यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है, जो कि दरअसल सीक्रेट वॉरियर्स का एक कॉमिक था जो कि इशू नंबर 10 था। लेकिन इसकी मज़ेदार बात यह कि ये सारा का सारा कॉमिक जो है फोकस किया गया था एरीज गॉड ऑफ वॉर पे और फोबोस गॉड ऑफ फियर के ऊपर, कि किस तरह से फोबोस जो है अब एक गॉड बनने के वर्दी हो चुका है। लेकिन अभी भी उसका एक फाइनल टेस्ट बाकी था और वो ये था कि उसको मरना होगा ताकि वो दोबारा एक गॉड की तरह रिबॉर्न हो सके। लेकिन इसके आगे हमें बताया नहीं गया कि उसने वो घूंट पिया था मरने के लिए या नहीं, या अभी भी वो सिर्फ एक इंसानी की तरह है और मर भी सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमारे पास ऐसी ही रहेंगी और इसके बाद हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि एरीज और फोबोस के दरमियान कोई भी गलतफहमी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एरीज का ये वाला जो पार्ट जो कॉमिक्स में बहुत कम दिखाया जाता है कि उसका भी एक फैमिली है, उसका भी एक बच्चा है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। और ये सब चीज़ें वो जो दुनिया के अंदर कर रहा है वो सिर्फ उसका एक गलत इस्तेमाल लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जब पहले उसको टोनी स्टार्क ने अपनी एवेंजर्स की टीम में लिया था तो वो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब जब ऑसबॉर्न के साथ है तो दुनिया की नज़र में वो बुरा काम कर रहा है और हम रीडर्स की नज़र में भी। लेकिन दरअसल देखा जाए तो क्योंकि गॉड है, उसकी नज़र में अच्छाई बुराई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ एक लड़ाई करने के लिए एक वॉर मिल रही है और वो उस वॉर का हिस्सा बना हुआ है क्योंकि वो है एरीज गॉड ऑफ वॉर। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एरीज का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया है वो बहुत ज़्यादा प्योर है और नेचुरल है। मतलब एक गॉड जिसका नाम ही एरीज गॉड ऑफ वॉर है, तो जहाँ कहीं भी वॉर होगी वो तो उसी के अंदर जाएगा ना। अब चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा सकता है, उसको सिर्फ जीत से मतलब है, लड़ाई से मतलब है। और यही फ़र्क होता है एक इंसान और एक गॉड के दरमियान, जो कि यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली जो है जोनाथन हिकमैन ने हमें दिखाया है। तो आई होप कि गाइस आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर आप टेंशन में हैं कि जो रिकैप के अंदर इतनी सारी एरीज की स्टोरीज दिखाई है वो है कहाँ, तो सारी की सारी स्टोरीज मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप मेरे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की और ऑसम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब डार्क एंड के अंदर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो एक थॉर की सीरीज़ होने वाली है और वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम कॉमिक बुक स्टोरी आर्क है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।